गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसे कि भी हमने लास्ट वीडियो में जो चीज़ कंप्लीट की थी वो की थी हमने मिक्स्ड कम्बिनेशन ऑफ सेल्स। जो मिक्स्ड कम्बिनेशन ऑफ सेल का जो मकसद था हमारा पढ़ने का वो क्या था कि भी हम अपने सेल को किस तरह से लगाए, सीरीज में लगाए या पैरेलल में लगाए ताकि हमारे को करंट की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा मिले। ये हमारा मकसद था उसमें पढ़ने का। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वेटसोन ब्रिज का, पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो आप लोगों को पढ़ना है वेटसोन ब्रिज का, जो हमारे को पढ़ने का जो मकसद, हम क्यों पढ़ेंगे, किस लिए पढ़ेंगे, किस वजह से पढ़ेंगे, उससे पहले हम थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पढ़ लेते हैं भी कैसे कहाँ से क्या निकल के आया था। तो बात है कुछ 1843 के आसपास की। सबसे पहले जो वेटसोन ब्रिज हमारे पास इन्वेंट किया था वो किया था सैमुअल हंटर क्रिस्टी ने इसको इन्वेंट किया था। लेकिन मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ कि भाई कुछ साइंटिस्ट हमारे पास ऐसे रहे हैं जो अपनी चीज़ों को ना थ्योरेटिकली बताते थे हमेशा। मैक्सवेल के आने से पहले, जब तक हमारे पास मैक्सवेल नहीं आए थे, उससे आने से पहले मोस्ट ऑफ साइंटिस्ट हमारे पास हर एक चीज़ को थ्योरेटिकल बताते थे। और उस टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि लोग थ्योरेटिकल पे विश्वास नहीं करते थे। उनके पास जब तक एक मैथमेटिकली इक्वेशन नहीं पहुंच जाती थी कि भी ये इक्वेशन ऐसे प्रूव हो चुकी है, तब तक लोग विश्वास नहीं करते थे। तो हमारे पास जो वेटसोन ब्रिज थे, सबसे पहले हमारे पास क्रिस्टी ने इसको इन्वेंट किया था, लेकिन उसकी बातों पर लोगों ने विश्वास नहीं करा कि भी ये तो पता नहीं क्या पागल मना रहे, तो कुछ भी बोल रहा कि ऐसा कुछ हो जाता है। उसके बाद सेम चीज़ सेम पैकेट में डालकर हमारे पास किसने दी थी? चार्ल्स वेटसोन ने दी थी। सेम चीज़, बिल्कुल सेम चीज़, आइडिया क्रिस्टी का चुरा के सेम चीज़ एक के सेम पैकेट में डालकर और वही बम फोड़ दिया दुनिया के सामने चार्ल्स वेटसोन ने। लेकिन फ़र्क इतना था, चार्ल्स वेटसोन ने उस चीज़ को मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाया। बाद में लोगों को विश्वास हुआ भी हाँ कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो जो वेटसोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल एक सिंपल सी बात बोलेगा हमारे को। वो क्या बोलेगा कि भाई हमारे पास 4 रेजिस्टेंस होंगे और उन 4 रेजिस्टेंस को हमने एक ब्रिज की फॉर्म में लगाना है। मान लो जैसे कि हमने एक ऐसा कुछ लगाना है, उसको ब्रिज की फॉर्म में लगाना है, चारों रेजिस्टेंस को। यहाँ पे मैंने R1, R2, R3 और R4 मेंशन किया। आपकी NCERT की बुक में या कुछ और बुक में P क्या हुआ है इसमें मेंशन कर रखो, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास 4 रेजिस्टेंस होंगे, चारों को हमने एक ब्रिज की फॉर्म में क्या करना है, अरेंज करना है। और उनके बीचों बीच हमने एक गैल्वेनोमीटर सेट कर देना है। गैल्वेनोमीटर होता क्या? गैल्वेनोमीटर हमारे पास एक ऐसा डिवाइस होता है जो सिर्फ ये बताता है हमारे को कि भाई सर्किट के अंदर करंट है या नहीं है, सिर्फ ये बताता है यस और नो। गैल्वेनोमीटर करंट को मेजर नहीं करता, सिर्फ ये बताता है कि करंट के सर्किट के अंदर करंट है या नहीं है। अगर हमारे पास गैल्वेनोमीटर वेटसोन ब्रिज में सेट होने के बाद डिफ्लेक्शन शो नहीं करता, तो इसका मतलब क्या होगा? हमारा ब्रिज क्या है? बैलेंस है। मतलब कि अगर हमारे पास उस टाइम पे उसमें से करंट की वैल्यू नहीं शो कर रहा हो, करंट वैल्यू शो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये भी हमारा वेटसोन ब्रिज क्या बैलेंस है, हम उससे अपना काम निकाल सकते हैं। ये था उसका प्रिंसिपल। उससे पहले हम लोग एक एग्जांपल करते हैं कि भी एग्जांपल क्या होगा। मान लो जैसे कि 2 दोस्त हैं, पार्क में गए घूमने के लिए, तो एक दोस्त बोला कि चल मैं कुछ खाने पीने के लिए लेके आता हूँ, तू तब तक यहाँ पे थोड़ा सैर वैर कर ले। तो उस एक दोस्त ने जो वहाँ पे रुक गया था, उसने देखा कि भी 2 बच्चे झूले पे झूल रहे हैं। वो देखा हो ना ऐसा झूला कि भी एक बार नीचे जाता है, एक बार ऐसे जाता है, एक बार ऐसे जाता है, वो झूल रहे हैं। तो उसने सोचा, वो जो दोस्त था वो काफ़ी, उसका फिजिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट था, वो बोला कि भाई ऐसे तो मैं नहीं रह सकता। तो उसने सोचा, उन बच्चों के पास गया, वो बोला कि बच्चों मैं तुम्हारे को एक जादू दिखाता हूँ। वो बोला दिखाओ भाई, क्या हो सकता है? तो उन्हें बोला कि तुम मेरे को ना दोनों में से अपना कोई एक वेट बता दो, मैं दूसरे का वेट ऑटोमेटिकली बता दूंगा। बोला नहीं ऐसे तो कुछ नहीं हो सकता। बेचारा किसकी तरह था? हंटर क्रिस्टी की तरह था, थ्योरेटिकल बात कर रहा था, लेकिन बच्चों को क्या पता ये फिजिक्स का कुछ है। तो उसने क्या किया, उसने भाई साहब ने, एक बच्चे ने उसको वेट बता दिया, तो उसने क्या किया, उसने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर कर लिया उस झूले का, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर कर लिया, और एक बच्चे का वेट था ही। और ये बैलेंस, ये झूला बैलेंस कब होगा? जब हमारे पास F1 R1 = F2 R2 होगा। जहाँ पर हमारे पास जो F1 था, जो फोर्स लग रहा था नीचे की तरफ M1 की वजह से, वो क्या होता हमारे पास? अननोन था। तो 3 चीज़ मैंने पता कर ली, चौथी चीज़ निकाल के बता दी, बच्चे खुश हो गए भाई वाह, क्योंकि यहाँ से हमारे पास 3 चीज़ पता लगी तो हमारे पास F1 की वैल्यू निकल के आएगी। तो बच्चे खुश हो गए भाई इसने तो 1 का पता लगाया, 1 का हमने बताया, और इसने 4th का इसने अपने आप बता दिया हमारे को।
यही कुछ कहानी किसकी है, वेटस्टोन ब्रिज की है भाई हमारे पास। ठीक है, तो कुछ क्या होगा वेटस्टोन ब्रिज में, क्या होगा कि भाई हमारे पास 4 रेजिस्टेंस हो गए। मान लो मेरे पास ये 4 रेजिस्टेंस है, R1, R2, R3, R4। ठीक है, इनको मैंने एक ब्रिज की फॉर्म में क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से, एक पोटेंशियल डिफरेंस से इनके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, एक बैटरी लगा दी। तो जो मेरे पास A और C इसकी जो ब्रांच है, A और C जो इसकी ब्रांच है वो मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट की है, और B और D किसके साथ कनेक्ट किया, मैंने गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट की है। ये गैल्वेनोमीटर ही हमारे को ये बताएगा कि इसमें डिफ्लेक्शन है या नहीं है, करंट है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें मज़ेदार बात क्या है, जैसे कि उसने पहले इन 2 चीज़ों का मापा था R1 R2, तो यहाँ पर मेरे पास कोई भी 2 रेजिस्टेंस नोन होंगे जिनकी वैल्यू हमारे को देगा न्यूमेरिकल वाला कि भाई इसकी ये 2 वैल्यू हैं, कुछ भी, कुछ ओम है, कुछ भी है, वो वैल्यू देगा हमारे पास। एक रेजिस्टेंस मेरे पास अननोन होगा, मान लो फिर मेरे पास R1 R2 क्या थे, नोन थे, R3 मेरे पास क्या होगा, अननोन होगा, और R4 मेरे पास एक ऐसा रेजिस्टेंस होगा जिसको मैंने चेंज करना है, हिलाना डुलाना है जिसको। अगर मैं उसको चेंज करूंगा तो मेरे पास उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगी, गैल्वेनोमीटर कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन शो करेगा। अगर नहीं करेगा तो बैलेंस है, अगर करेगा तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास। तो 2 नोन है, एक अननोन है, और फोर्थ को हमने क्या करना है, चेंज करना है। फोर्थ को हमने क्या करना है, चेंज करना है। जिस रेजिस्टेंस को हम चेंज करेंगे वही रेजिस्टेंस मेरे को ये बताएगा कि भी ये ब्रिज बैलेंस है या नहीं है। और कंडीशन क्या रहेगी, जब हम उसको चेंज कर रहे हैं, उसको हम वेरिएबल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं उसको, जिसको हम चेंज करेंगे, तो वो मेरे को ये बताएगा कि भाई गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर जी के अंदर नीडल 0 पे रहेगी तो इसका मतलब ब्रिज हमारे पास क्या है, बैलेंस ब्रिज है। कैसा है, बैलेंस ब्रिज है। इस सिचुएशन में मेरे पास क्या रहेगा, इस सिचुएशन में मेरे पास I2 की वैल्यू I4 के इक्वल होगी, I2 की वैल्यू I4 के इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि ये दोनों किस में है, सीरीज में है। किस में, दोनों सीरीज में है, A और C से कनेक्ट नहीं है, A और C से, एक किस में है, सीरीज में है। कुछ जब हम इसके न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तब वहाँ पे और डिटेल में बताएंगे आप लोगों को। और I3 की वैल्यू मेरे पास किस में होगी, I1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, I3 के। ये दोनों सीरीज में है, I2 I4 के होगी और I3 I1 के इक्वल होगी। ये कंडीशन कब की होगी, जब हमारे पास IG की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। IG की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो ये आप लोग ये यहीं पे इसकी बात खत्म नहीं होती है कि भाई I2 बराबर I4 आ गया, I1 बराबर I3 आ गया। तो भाई यहीं पे इसकी बात खत्म नहीं होगी। ये कंडीशन कब की है, जब हमारे पास IG की वैल्यू 0 है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि भी इस वेटस्टोन के बस की नहीं थी बेचारे की कि भी इसके अंदर से करंट की वैल्यू निकाल सके, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सके। तो इसने सहारा लिया किरचॉफ्स लूप रूल का, क्योंकि इससे पहले हमारे पास किरचॉफ्स लूप रूल इन्वेंट हो चुका था। इसने सहारा लिया किसका, किरचॉफ्स लूप रूल का। उसने कैसे लिया, उसने 2 लूप बना लिए। फर्स्ट लूप उसने बनाया ADBA। कौन सा बनाया, उसने बनाया ADBA। और किरचॉफ्स लूप रूल से हमें पता है कि भी अगर हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, ब्रांच में हमारे कोई मतलब नहीं है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, कुछ भी नहीं है। हमारे को मतलब कहाँ पे होगा, सिर्फ और सिर्फ बैटरी में मतलब होगा। अगर हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम पॉजिटिव लेंगे, अपोजिट जा रहे हैं तो नेगेटिव लेंगे। हम इसको किरचॉफ्स लूप रूल में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो इस रूल से हमारे पास इक्वेशन निकल के आई -I1 R1 प्लस में I2 R2 इज इक्वल टू 0। क्योंकि हम पहले कहाँ पे गए, A से D पे गए। कहाँ पे गए, A से D पे। तो करंट की डायरेक्शन भी यही है और हमारे मूव करने की डायरेक्शन यही है। और हमने जब हम करंट की डायरेक्शन जाएंगे और उसमें डायरेक्शन में मूव करें तो हमने बोला था कि भी वैल्यू कैसे लेनी, साइन कन्वेंशन कैसे लेना, नेगेटिव लेना है। और अब पॉजिटिव में कैसे लेना, पॉजिटिव लेना, ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो सके। तो वैल्यू कितनी आएगी, -I1 R1। उसके बाद हम किस में गए, ऊपर D से B में गए। D से B में करंट इस साइड आ रहा है, हम ऊपर की साइड जा रहे हैं। तो करंट हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे I2 क्या हुआ हमारे पास, क्योंकि ये तो डिफ्लेक्शन शो ही नहीं करा जी। तो डिफ्लेक्शन, इसमें तो करंट है ही नहीं, ये तो डिफ्लेक्शन शो ही नहीं करा। B पे पहुंच गए भाई हम, B से अपोजिट डायरेक्शन में। तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, I2 R2। ये वैल्यू आ गई हमारे पास I2 R2। IG हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि वहाँ पर IG की वैल्यू क्या है, 0 है। तो इक्वेशन यहाँ से क्या निकल के आएगी,
I1 बाई I2 बराबर किसी R2 बाई R1। दूसरा रूल लिया हमने, लूप लिया हमने C B D C अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या होगा I4 R4 प्लस में माइनस में I3 R3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन है यहाँ से निकल के आ गई I3 I4 बराबर I1 I2। इन इक्वेशन में पजल नहीं होना है, ये कहाँ से आई है, किरचॉफ्स लूप रूल से। करंट की डायरेक्शन में नेगेटिव साइन, अपोजिट में पॉजिटिव साइन। तो यहाँ से I3 I4 को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, I1 बाई I2 के, क्योंकि I3 बराबर किसके था, I1 के, और I4 बराबर किसके था, I2 के। वैल्यू किसकी आ गई, R4 बाई R3। और I1 I2 किसके इक्वल था, R2 बाई R1। यही वैल्यू हमने सेम पुट कर दी। इक्वेशन किसकी आ गई, R2 बाई R1 R4 बाई R3 एंड देन R4 बराबर R3 इंटू R2 बाई R1। ये R3 क्या होगा, मेरे पास वेरिएबल रेजिस्टेंस होगा, जिसको मैं चेंज करूँगा, जिसको मैं क्या करूँगा, चेंज करूँगा, ताकि मेरे को ये पता लगे भाई IG की वैल्यू 0 या नहीं है। और R4 क्या था, मेरे पास अननोन रेजिस्टेंस था। और ये किसकी कंडीशन आ गई, बैलेंस की कंडीशन आ गई हमारे पास। और वही ये क्या था, क्या हमारे पास से वेटस्टोन ब्रिज था। क्या था ये हमारे पास से वेटस्टोन ब्रिज। ठीक है, सेकंड एक वेटस्टोन ब्रिज में एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं सेंसिटिविटी ऑफ वेटस्टोन ब्रिज। देखो सेंसिटिविटी वेटस्टोन ब्रिज में कोई पढ़ने से पहले हम एक टर्म पढ़ेंगे। वो टर्म क्या होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं आर्म, रेजिस्टेंस आर्म बोलते हैं। रेजिस्टेंस आर्म का मतलब ये होता है कि जो रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट कर रहे हैं, मान लो कि हम R4 फाइंड आउट कर रहे हैं, इसमें मान लो कि भी हमने इसमें R4 फाइंड आउट कर रहे हैं, तो मेरे पास B और C क्या है, रेजिस्टेंस आर्म है। क्या है, रेजिस्टेंस आर्म है। ये हमारे पास एक टर्म याद रखना भी आप लोग। ठीक है, तो सेंसिटिविटी ऑफ वेटस्टोन ब्रिज का यहाँ पे मतलब क्या होगा कि अगर मैं रेजिस्टेंस को कंटिन्यू चेंज करता रहूँ तो मेरे पास जो IG है, जो गैल्वेनोमीटर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करना स्टार्ट कर देगा। और उसी को हम क्या बोल देंगे कि भी ये वेटस्टोन ब्रिज कैसा, ज़्यादा सेंसिटिव है। कैसा है, ज़्यादा सेंसिटिव है, मोर सेंसिटिव है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि भी मान लो मेरे पास जो भी मेरे पास ये R1 R2 R3 R4 हैं, अगर ये सेम ऑर्डर के हैं, सेम ऑर्डर का मतलब क्या है कि भी 10 to the power 1 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 10 to the power 10 सेम ऑर्डर के हैं, तो भी मेरे पास ब्रिज कैसा है, मोर सेंसिटिव है। कैसा है, मोर सेंसिटिव। ठीक है, दूसरी कंडीशन की क्या है, एडवांटेज इसकी क्या होगी। एडवांटेज इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि भी हम रेजिस्टेंस को बड़े ही एक्यूरेट और प्रीशियस तरीके से नाप सकते हैं। ये बड़ी ही एडवांटेज, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज है इसकी। ठीक है, बड़ी ही एक प्रीशियस और एक्यूरेट तरीके से हम चीज़ को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं ओम मीटर में, मीटर ओम्स में। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये क्या होता है, इट कैन बी इजिली इंटरफेस्ड इनटू वेरियस कॉम्बिनेशन, ट्रेडिशनली कॉल्ड ओम मीटर। इसको हम क्या भी बोलते हैं, ओम मीटर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसकी जो हमारे पास वेटस्टोन ब्रिज की सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एडवांटेज क्या है कि इससे हम किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू को एक्यूरेट और प्रिसियसली मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट, कि भी इसकी एक्यूरेट वैल्यू कितनी है, सर्किट के अंदर वैल्यू कितनी है, सिर्फ एक अननोन रेजिस्टेंस की। ये था हमारे पास वेटस्टोन ब्रिज में। बाकी हम आगे न्यूमेरिकल करेंगे।